अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूँ सैयद अरसलान बुखारी, आपका केमिस्ट्री का टीचर। बच्चों, आज हम एक बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं जो बोर्ड में आ चुका है, और इसकी इम्पॉर्टेंस, इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि पूरा एक लेक्चर जो है वो आपको इसको समझाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हम पढ़ेंगे कि वो क्या होता है, किन किन के दरमियान होता है और उससे क्या चीज़ें हम पैदा कर सकते हैं। तो चलें, आपका वक्त नहीं ज़ाया करते और जल्दी जल्दी से चलते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में। डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपको इंट्रो में बताया कि आज हम पढ़ेंगे आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ने के फ़ौरन बाद हम इसी पेज पर मौजूद दो इम्पॉर्टेंट येलो बॉक्सेस को स्टडी करेंगे, जिनके अंदर पहले नंबर पे खुराक के अंदर मौजूद प्रिजर्वेटिव्स क्यों शामिल किए जाते हैं और एसिड रेन की स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नया टॉपिक नहीं है आपके लिए। आपने पहले ही पढ़ लिया है कि जब कभी भी एक एसिड का रिएक्शन किसी बेस के साथ करवाया जाता है तो उनके रिएक्शन के नतीजे में हमेशा सॉल्ट बनता है और पानी बनता है। अजीज तलबा, याद कीजिए, ये वही रिएक्शन है जिसको हमने एसिड्स की प्रॉपर्टीज में पढ़ा, जिसको हमने बेसिस की प्रॉपर्टीज में पढ़ा, खसूसियात में, जिसको हमने सॉल्ट बनाने के तरीके में भी पढ़ा। तो असल में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो वही तरीका है। ये एसिड्स की खसूसियत भी है, ये बेसिस की खसूसियत भी है, और ये सॉल्ट बनाने का तरीका भी है। तो हम कोई भी एसिड उठाएंगे और उसका रिएक्शन किसी भी बेस के साथ करवाएंगे तो उसके नतीजे में सॉल्ट बनेगा और पानी बनेगा, और इसी रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अजीज तलबा, इसमें एक मज़ेदार बात यह है कि इस रिएक्शन के नतीजे में हमेशा एनर्जी खारिज हो जाती है। तो जब एनर्जी खारिज होती है तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इसके नतीजे में एनर्जी खारिज होती है, और जो एनर्जी खारिज होती है, चूंकि वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नतीजे में खारिज हो रही है, इसलिए उसको हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का नाम दिया जाता है। तो ये एक एक्स्ट्रा बात इस टॉपिक से जुड़ी थी जो मैंने आपको बताई कि एसिड और बेस का रिएक्शन सॉल्ट और पानी बनाता है। इस रिएक्शन का नाम न्यूट्रलाइजेशन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जबकि इसमें चूंकि एनर्जी रिलीज होती है इसलिए इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन का नाम देते हैं। चलते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ और फिर देखते हैं कि असल में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हो क्या रहा है। डियर स्टूडेंट्स, चूंकि एसिड और बेस का रिएक्शन है, और एसिड और बेस के बारे में आपने इससे पहले जो नज़रियात चैप्टर के शुरू में पढ़े, वहाँ आपने पढ़ा कि ये एक्वस सोल्यूशन में ही काम करते हैं। तो हम इन सारों के साथ ए क्यू का नाम लिखेंगे। आपके लिए ज़रूरी नहीं है, अलबत्ता पता ज़रूर होना चाहिए कि ये एक्वस सोल्यूशंस हैं। तो पहला रिएक्शन हम देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्वस सोल्यूशन का और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के एक्वस सोल्यूशन का। डियर स्टूडेंट्स, दिस रिएक्शन इज़ वेरी सिंपल, और इसके नतीजे में आप देखें बन क्या रहा है। चूँकि सोडियम जो है उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है +1, और क्लोरीन के ऊपर चार्ज आता है -1। तो यहाँ से ये -1 वाला +1 वाले पे अटैक करता है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है, और इन दोनों के नतीजे में NaCl बन जाता है। जबकि यहाँ से आने वाला H और यहाँ से आने वाला OH मिलकर वाटर यानी पानी बनाते हैं। तो ये रिएक्शन इंतहाई सिंपल रिएक्शन है। चूँकि यहाँ पानी बनता है और इसका भी एक्वस सोल्यूशन बनता है, तो इसलिए इसके साथ AQ, जबकि इसके साथ L लिखा जाता है क्योंकि ये लिक्विड की फॉर्म में है, माया की हालत में है। तो ये एक सिंपल सा एक रिएक्शन है। आप याद कीजिए कि जब हमने एसिड्स की खसूसियात पढ़ी वहाँ भी हमने इसी रिएक्शन का जिक्र किया, बेसिस की खसूसियात में भी इसी रिएक्शन का जिक्र किया, सॉल्ट को बनाने के तरीके के अंदर भी इसको डिस्कस किया, और अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, हो क्या रहा है, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मेटल जो बेस का हिस्सा है वो आता है और वो आके हाइड्रोजन को उसकी जगह से निकाल देता है। अब क्लियरली
आप देख सकते हैं कि यहाँ पे Cl के साथ H है, लेकिन यहाँ पे Cl के साथ Na है। तो हम ये कह सकते हैं कि Na यानी सोडियम एटम आता है और वो आके हाइड्रोजन, किसके हाइड्रोजन को, एसिड के हाइड्रोजन को उसकी जगह से निकाल बाहर कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है और उसके नतीजे में सॉल्ट बन जाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की साइंस यही है कि बेस में से आने वाला जो भी रेडिकल होगा, और ज़रूरी नहीं ये मेटल हो, क्योंकि इसके अंदर मैं अभी आपको एक और एग्जांपल दूंगा जो बुक में नहीं है, लेकिन मैंने जानबूझ के वो एग्जांपल आपको देनी है क्योंकि हमने आपकी बुनियाद बनानी है केमिस्ट्री की। तो जहन में रखें कि ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेटल ही यहाँ से आए। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हम क्या करते हैं, हम एसिड के तौर पे यूज़ कर लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और बेस के तौर पे यूज़ कर लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन है। तो जैसे इनके दरमियान रिएक्शन होता है, अमोनियम आयन बनता है, अमोनियम आयन पे +1 आता है, SO4 पे -2 आता है, इनका आपस में रिएक्शन होता है, इसके नतीजे में अमोनियम सल्फेट बनता है जिसका फॉर्मूला है NH4 होल ट्वाइस SO4। तो अमोनियम सल्फेट बनता है और आप देख सकते हैं अजीज तलबा कि यहाँ से 2 H आएंगे और यहाँ से जाहिर है फिर 2 ही OH आएंगे। जब हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो 2 पानी के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। अब गौर कीजिए, इस बेस के अंदर तो कोई मेटल नहीं था, यहाँ से तो अमोनियम आयन आया और अमोनियम आयन नॉन मेटल्स पे बेस करता है, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ से आने वाले बेस के पार्ट ने इधर से हाइड्रोजन को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन असल में अमोनियम आयन के हाथों डिस्प्लेस हुआ है। तो अजीज तलबा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की साइंस को समझें, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बुनियाद को समझें। उसके पीछे लॉजिक ये है कि यहाँ बेस में से आने वाला जो भी पॉजिटिव रेडिकल हो, और पॉजिटिव रेडिकल चूंकि बेस से आ रहा है, अजीज तलबा याद कीजिए कि हमने इसको बेसिक रेडिकल का नाम दिया था। तो ये एक बेसिक रेडिकल है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बुनियाद क्या है बच्चों? बेस में से आने वाला मेटल वाला जो पार्ट होगा, और दूसरा ये पार्ट भी हो सकता है, यानी पॉजिटिव पार्ट कह लीजिए, बेस से आने वाला मस्बत चार्ज रखने वाला पार्ट जिसका नाम है बेसिक रेडिकल, वो एसिड के अंदर मौजूद हाइड्रोजन को उसकी जगह से बाहर निकाल देता है और आपस में जुड़ के वो सॉल्ट बना देते हैं। तो असल में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बुनियाद ये है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे हो रहा है, तो आपने कहना है कि बेस में से आने वाला मेटल या अमोनियम पार्ट आके हाइड्रोजन को निकाल देता है और हाइड्रोजन को निकालने से सॉल्ट बनाता है और साथ में वाटर बनता है, पानी बनता है, और इस रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अजीज तलबा, इस रिएक्शन की बड़ी आसान सी डेफिनेशन हम अखज़ कर सकते हैं इस पूरे मामले से कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और पानी बनाएं। तो ऐसे रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम देते हैं। इसमें एक एसिड होगा, एक बेस होगा, वो आपस में रिएक्ट करेंगे और उनके रिएक्ट करने से सॉल्ट बनेगा और पानी बन जाएगा। अब चलते हैं इसकी दीगर एग्जांपल्स की तरफ। तो अजीज तलबा, आप बेस जैसे बुक में किया है, बेस यही रहने दीजिए जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं पहले रिएक्शन में, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिर्फ एसिड को चेंज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एसिड के तौर पे हम यूज़ कर लेते हैं H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, और बेस के तौर पे हम यूज़ कर लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनका जैसे ही रिएक्शन होगा तो चूँकि सोडियम पे +1 और SO4 पे -2 आता है, तो ये सोडियम सल्फेट नाम का सॉल्ट बनाएंगे और साथ में पानी बनेगा। ये मसावात इस टाइम मतवाज़न नहीं है। इसको मतवाज़न करने के लिए हम, चूँकि सोडियम हमें 2 नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे ही हम NaOH के साथ 2 लगाएंगे, हमारी ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, मसावात मतवाज़न हो जाएगी। चलते हैं अगले रिएक्शन की तरफ। यहाँ पे हम वीक एसिड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड,
और उसका रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करवाते हैं, तो ये रिएक्शन भी बड़ा सिंपल है कि सोडियम जो बेस में से आएगा वो यहाँ मौजूद हाइड्रोजन जो रिप्लेस हो सकता है उसको डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह से निकाल बाहर करेगा। तो इसके नतीजे में सोडियम एसीटेट CH3COONA और साथ में H और OH मिलके पानी बनाएंगे। तो अजीज़ तलबा, ये हैं वो रिएक्शंस की मिसालें जो मैं आपको देना चाह रहा था, और ये किताब के अंदर भी पहली रिएक्शन, तीसरा और ये चौथा ये मौजूद है। एक ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन था जिसमें हमने ये भी साबित कर लिया कि ज़रूरी नहीं कि बेस में से हमेशा मेटल वाला पार्ट आए। कुछ ऐसी बेसिस हैं जिनसे अमोनियम आयन वाला पार्ट आ जाता है और काम वो भी वही करता है, हाइड्रोजन को उसकी जगह से निकाल बाहर करता है और उसकी जगह पे जुड़कर सॉल्ट की सूरत में आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सॉल्ट बना है वो सोडियम क्लोराइड है और साथ में पानी बना। ये जो सॉल्ट बना है ये अमोनियम सल्फेट है। इसके अलावा जो ये सॉल्ट बना है ये सोडियम सल्फेट है। इसके अलावा ये जो सॉल्ट बना है ये सोडियम एसीटेट है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम रिएक्शंस के अंदर आप देख सकते हैं कि एसिड और बेस के रिएक्शन से सॉल्ट और पानी बना। इस रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा। इसके साथ ही आपके चैप्टर की थ्योरी वाला पोर्शन जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो अब आते हैं आज के टॉपिक के दूसरे हिस्से में कि खुराक के अंदर प्रिजर्वेटिव्स क्यों शामिल किए जाते हैं। सबसे पहले इस नाम पे गौर करें अजीज़ तलबा, इस नाम पे गौर कीजिए कि प्रिजर्वेटिव्स क्या होता है। प्रिजर्वेटिव का लफ्ज़ प्रिजर्व से निकला है और प्रिजर्व का मतलब होता है महफूज रखना। तो खुराक में प्रिजर्वेटिव्स इसलिए शामिल किए जा रहे हैं ताकि वो खुराक की हिफाजत कर सकें। तो प्रिजर्वेटिव्स का असल काम है खुराक की हिफाजत करना। अब खुराक की हिफाजत करनी किससे है? तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि खुराक की हिफाजत की जाती है माइक्रोबियल एक्टिविटी से। माइक्रोबियल एक्टिविटी किसको कहा जाता है या माइक्रोबियल एक्शन किसको कहा जाता है? हमारी हवा के अंदर मौजूद जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मिसाल के तौर पे बैक्टीरिया है, मिसाल के तौर पे फंजाई हैं, ये सारे के सारे माइक्रोबियल एक्शन करते हैं और ये हमारी खुराक को तोड़ फोड़ उनकी शुरू कर देते हैं। अजीज़ तलबा, आपने अक्सर सुना होगा कि हमारी हवा के अंदर बैक्टीरिया मौजूद है और हमारी हवा के अंदर फंजाई मौजूद है। जिस भी आबो हवा में हम रह रहे हैं उसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद है और उसके अंदर फंजाई मौजूद है। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों ही तोड़ फोड़ करने वाले हैं। ये जिस्मों की तोड़ फोड़ कर देते हैं और इस पूरे अमल को हम डीकॉम्पोजिशन का नाम देते हैं, जिस्म की तोड़ फोड़ कर देते हैं। तो जो भी खुराक होती है उस खुराक के ऊपर जैसे ही उसको हवा लगती है तो बैक्टीरिया और फंजाई उस पर असर करते हैं और असर करके उनके जिस्मों को तोड़ फोड़ उनकी करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, एक और काम भी होता है और वो क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाती है। ऑक्सीडेशन किसकी होती है? ऐसी खुराक, याद रखिएगा, ऐसी खुराक जिसके अंदर ज्यादा फैट मौजूद हो, जिसके अंदर ज्यादा लिपिड्स मौजूद हो, यानी ज्यादा फैट मौजूद हो, जिसके अंदर चिकनाई वाला पोर्शन थोड़ा ज्यादा हो, उनकी ऑक्सीडेशन बड़ी जल्दी हो जाती है। आपने अक्सर देखा है कि हमारे घरों में पड़ा हुआ दूध अक्सर ख़राब हो जाता है। आपने अक्सर देखा है कि हमारे घरों में पड़ी हुई चीज़ें जिनके अंदर फैट्स थोड़ा ज़्यादा होते हैं वो अक्सर जल्दी ख़राब हो जाती हैं। वो इसलिए ख़राब हो जाती है क्योंकि हवा के अंदर मौजूद बैक्टीरिया फंजाई ना सिर्फ उसमें तोड़ फोड़ करते हैं बल्कि उनकी ऑक्सीडेशन भी करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे ही उनकी ऑक्सीडेशन होती है तो ऑक्सीडेशन होने से वो नई से नई फॉर्म्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ता है? हमें खुराक के अंदर ऐसे केमिकल्स डालने पड़ते हैं जो इन दो कामों से रोकें। और वो दो काम कौन कौन से हैं?
एक तो तोड़ फोड़ वाले काम को रोकें, दूसरी बात जो वहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है उस ऑक्सीडेशन को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ऑक्सीडेशन रुकेगी तो ऑक्सीडेशन रुकने से वो चीज़ उसी हालत में रहेगी, क्योंकि ऑक्सीडेशन एक केमिकल अमल है। तो केमिकल अमल का मतलब क्या है कि केमिकल रिएक्शन होगा तो वो चीज़ एक नई चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी, वो नई एक चीज़ बनाएगी जिसकी वजह से वो चीज़ अपनी प्रॉपर्टीज़ को, अपनी खसूसियात को लूज़ कर देगी। तो हमें खुराक के अंदर प्रिजर्वेटिव इसलिए शामिल करने पड़ते हैं ताकि वो इस तोड़ फोड़ के अमल को भी रोकें और ऑक्सीडेशन के अमल को भी रोक दें। जब भी प्रिजर्वेटिव्स तोड़ फोड़ के रोकने के अमल को रोकते हैं, तोड़ फोड़ को रोकने की कोशिश करते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि ये अब एंटी माइक्रोबियल एक्शन कर रहे हैं। यानी एक एक्शन बैक्टीरिया कर रहा था जिसका नाम था माइक्रोबियल एक्शन, और इन्होंने उसके खिलाफ काम करना शुरू कर दिया, इसलिए ये हो गया एंटी माइक्रोबियल एक्शन। एंटी का मतलब है खिलाफ। इसी तरह जब ये ऑक्सीडेशन को रोकते हैं तो इनको एंटी ऑक्सीडेंट्स कह दिया जाता है। इनको एंटी ऑक्सीडेंट्स कह दिया जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन को हॉल्ट करते हैं, ऑक्सीडेशन को रोक देते हैं, इस वजह से वो खुराक वहीं के वहीं उसी हालत में पड़ी रहती है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि कैंड फूड्स जो आप मार्केट से ख़रीद कर लेकर आते हो, डब्बों में बंद जो खुराक होती है, उसके अंदर एक फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड कितने लंबे अरसे तक उस खुराक को ख़राब नहीं होने देता, क्योंकि उसके अंदर हमने प्रिजर्वेटिव्स को शामिल किया होता है। तो प्रिजर्वेटिव्स के काम को समझें कि खुराक में प्रिजर्वेटिव्स एक तो एंटी माइक्रोबियल एक्शन करेंगे, बैक्टीरिया फंजाई वगैरह को ग्रो करने से रोकेंगे, उनकी पैदावार को रोकेंगे, और साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पे भी काम करेंगे, यानी वहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं होने देंगे, ऑक्सीडेशन के ऊपर रुकावट लगा देंगे। अब कौन कौन सी नेचुरल ग़िज़ाएँ हैं जिनको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं प्रिजर्वेटिव के तौर पे? तो इस तरह बात चलते हैं उन मिसालों की तरफ जो आपकी किताब में गिवन है। नमक इस्तेमाल किया जा सकता है। आम तौर पे भी जो अंडर डेवलप्ड इलाके हैं, बिलखसूस देहात में अगर हम जाएं तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करने से पहले नमक लगा दिया जाता है। हत्ता कि अगर आप मार्केट से जाके गोश्त, बिलखसूस मछली वगैरह ख़रीदते हैं तो उसको वो नमक लगा के देते हैं, क्योंकि नमक उसको प्रिजर्व करता है और महफूज रखता है। इसके अलावा सिरका, अजीज़ तलबा, सिरका बहुत कदीम ज़माने से इस्तेमाल किया जाता रहा है, और सिरका गोश्त को लगा दिया जाता था ताकि सिरका उसके अंदर प्रिजर्वेटिव के तौर पे शामिल हो जाए और वो वहाँ पे मौजूद बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह को मारना शुरू कर देता था। इसके अलावा अल्कोहल, तो चूँकि अल्कोहल बहैसियत मुसलमान हम एक हराम चीज़ है, इसलिए उसका इस्तेमाल कम, लेकिन बहरहाल वो भी एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। और इसके अलावा चीनी, तो जो चीनी है वो भी एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करती है। तो ये चार अशिया ऐसी हैं जो कुदरती तौर पे कॉमनली हमारे इर्द गिर्द इस्तेमाल होती हैं और इनको हम प्रिजर्वेटिव के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मिसाल मेरे स्टूडेंट्स की एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं बताता हूँ, उसमें विटामिन सी। तो अगर विटामिन सी शामिल कर दिया जाए तो विटामिन सी जो है वो भी एंटीऑक्सीडेंट है, वो भी ऑक्सीडेशन को रोक देता है। और विटामिन सी के सोर्सेज के अंदर हमें लेमन और सिट्रस फ्रूट्स, वो सारी चीज़ें हमें विटामिन सी के अंदर नज़र आती हैं। तो लेमन और सिट्रस फ्रूट्स जो हैं ये भी काफ़ी हद तक चीज़ों को महफूज रखने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये आज के लेक्चर का दूसरा हिस्सा था जिसको हमने डिस्कस किया। आते हैं लेक्चर के तीसरे हिस्से पर जिसका नाम है एसिड रेन। अजीज़ तलबा, एसिड रेन क्या है? एसिड रेन का ताल्लुक जाके निकलता है एसिडिक पॉल्यूटेंट्स के साथ। अब ये एसिडिक पॉल्यूटेंट्स क्या हैं? डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि वो तमाम चीज़ें जो हवा की कॉम्पोजिशन को और उसकी प्रॉपर्टीज़ को तब्दील कर देती हैं उनको हम पॉल्यूटेंट्स का नाम देते हैं, बिलखसूस एयर पॉल्यूटेंट्स का नाम देते हैं। जो पानी की क्वालिटी को ख़राब करें वो वाटर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, और जो हवा की
की प्योरिटी और उसकी प्रॉपर्टीज़ को ख़राब करते हैं, उसकी क्वालिटी को ख़राब करते हैं, उन्हें एयर पोल्यूटेंट्स कहा जाता है। तो चूँकि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं और उन इंडस्ट्रीज़ में से बिलखसूस ऑक्साइड्स बन रहे हैं और ऑक्साइड्स बन बन के हम हवा में वहाँ से खारिज कर रहे हैं। अब इन ऑक्साइड्स के अंदर आम तौर पे किसके होते हैं? इन ऑक्साइड्स में ये कार्बन के ऑक्साइड्स होते हैं, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, ये सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं। और अजीज तलबा आप सब लोग देख सकते हैं कि ये तीनों चीज़ें कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, तीनों चीज़ें नॉन मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं। तो कार्बन के जो ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड्स हैं, असल में ये एसिड्स होते हैं। और जब कभी भी इनके ऊपर बारिश पड़ती है, क्योंकि ये हवा में मौजूद है, तो जब कभी भी इन पे बारिश पड़ती है तो ये अपने अपने एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और जैसे ही अपनी एसिड्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं तो इनकी जो पीएच है वो पीएच 7 से नीचे ड्रॉप कर जाती है। चूंकि पानी जो आ रहा है, पानी की पीएच 7 होती है, पानी तो न्यूट्रल है, लेकिन चूंकि उसमें एसिड वाली चीज़ें मिल गई हैं, इसलिए उसकी पीएच जो होती है वो अचानक 7 से कम हो जाती है। तो 7 से कम होने की वजह से हम कहते हैं कि उसके अंदर एसिड शामिल हो चुका है। अब ये जो एसिड वाली बारिश नीचे गिर रही है, इस एसिड वाली बारिश को एसिड रेन या फिर चंद किताबों में इसको एसिडिक रेन भी लिखा गया है। तो इसको एसिड रेन भी कहते हैं और इसको एसिडिक रेन भी कहा जाता है। अब इसके नुकसानात क्या हैं डियर स्टूडेंट्स? फसलों पे बहुत शदीद नुकसानात हैं। आबी हयात बिलखसूस मछलियाँ जो हैं वो इससे मुतासिर हो रही हैं। इसके अलावा अजीज़ तलबा, इसका ताल्लुक बिल्डिंग्स के साथ नहीं कर रहा है। कई एक बिल्डिंग्स इसकी वजह से ख़राब हो रही हैं, क्योंकि जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, बिलखसूस जो तारीख़ी विरसा है किसी भी मुल्क का, आपको पता ही है कि वो मार्बल से मिलके बना होता है। और मार्बल के ऊपर जब एसिड गिरता है तो एसिड और मार्बल आपस में रिएक्शन करते हैं, वो मार्बल जो है वो ख़त्म होने लग जाता है, जिसकी वजह से वो बिल्डिंग्स की खूबसूरती भी ख़राब हो रही है और वो कमज़ोर भी होती चली जा रही है। तो ये एसिड रेन के हवाले से एक आखिरी पैराग्राफ आपकी बुक में गिवन था, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया है। और इसको यहाँ पर बताने का मकसद असल में उनका क्या था, चूँकि इस चैप्टर में हम एसिड को पढ़ कर आए हैं, इसलिए उन्होंने एसिड रेन को इसमें थोड़ा सा जिक्र कर दिया है। तो ये आपके पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। बाकायदा जो थ्योरी वाला टॉपिक था वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और ये दो इजाफी मालूमात की सूरत में 2 टेबल्स में आपकी बुक में गिवन है। इनको पढ़ना ना भूलिएगा, इनसे भी नॉलेज लिया करें और इनसे काफ़ी अच्छा नॉलेज हमारे स्टूडेंट्स को मिल जाता है। थैंक यू जी। तो बच्चों, ये था टॉपिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, जिसमें हमने पढ़ा कि ये एसिड और बेस के दरमियान होने वाला रिएक्शन है, जिसके नतीजे में सॉल्ट बनता है और पानी बनता है। कहाँ कहाँ पर होता है इसकी तफसील हमने पढ़ ली है, किन किन के दरमियान होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चों को समझ लग चुकी होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।